हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स विजडम एकेडमी। आज सीबीएसई 10 बोर्ड साइंस का पेपर हुआ है और पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो इसमें मुझे कहीं भी डिफिकल्टी लेवल नहीं लगा। हाँ, केमिस्ट्री का पार्ट कुछ टफ कह सकते हैं, बट फिजिक्स का पार्ट जो है वो एवरेज था। एवरेज और किसी के लिए इजी भी हो सकता है, जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनके लिए बिल्कुल इजी भी लगेगा। मेरे पास सेट जो है सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 में जो फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टू एलईडीज बल्ब ऑफ 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट bulb is 0.06 ampere. The current through 6 volt bulb will be A part 0.04 ampere, B 0.6 ampere, C 0.8 ampere, D 0.12 ampere। यानी कि क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे पास दो एलईडी बल्ब है, एक की पावर रेटिंग दे रखी है 12 वोल्ट और दूसरे की दे रखी है 6 वोल्ट और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी बल्ब को या कोई भी जितने भी बल्ब है उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में करंट जो है हर बल्ब से सेम पास होता है। सपोज ये हमारे पास दो बल्ब है और इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। इसको 12 वोल्ट ले लेते हैं और दिस बल्ब इज 6 वोल्ट। सो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में दोनों के थ्रू जो है सेम करंट पास होगा। अब उसने दे रखा है, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर दे रखा है। इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट बल्ब इज 0.6 एम्पियर, यानी कि अगर एक बल्ब से 12 वाले वोल्ट वाले बल्ब से 0.06 एम्पियर का करंट पास हो रहा है तो 6 वाले से भी उतना ही पास होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर बी है, बी 0.06 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी 0.06 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डायग्राम दे रखे हैं यहां पर। द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड reduced by current carrying circular loop is। तो अगर इसमें मैं A B C D दे रखा है मुझे, और क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ए में जो है ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, नीचे की अलग है, ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही आपको बी में भी दे रखा है और इसी तरह डी में भी आपको दे रखा है। डी में बीच में तो बिल्कुल मतलब सेंटर से और जो एजिस है उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड दे ही नहीं रखी। तो जो राइट आंसर है वो है इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन है आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, according to this question, the resistance of a resistor is reduced to half of its initial value if other parameters of the electrical circuit remain unaltered. The amount of heat produced in the resistor will become। यानी कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है एक रजिस्टर का, उसको हाफ कर दिया जाए ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू और बाकी सारे पैरामीटर आपके सेम रहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर विल बिकम, यानी कि हीट कितनी होगी। सो हमें पता है H का जो फॉर्मूला होता है वो I स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, I स्क्वायर आर टी। तो सारे पैरामीटर सेम है, I सेम है, टाइम भी हम सेम ले रहे, तो उस केस में अगर R को हमने हाफ कर दिया तो हीट भी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं अल्फा पार्टिकल होता क्या है।
अल्फा पार्टिकल बेसिकली द हीलियम +2 एटम, यानी कि जिस हीलियम पर +2 का चार्ज होगा वो आपका अल्फा पार्टिकल बन जाता है। इसका जो मास है वो सेम होगा हीलियम के मास जितना, बट सिर्फ चार्ज का फर्क है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आपको यहां डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं बोला गया है, यहां पर अल्फा पार्टिकल बोला गया है, तो याद रखना अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो जो जो इस पार्टिकल की डायरेक्शन होगी वही आपके इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो दोनों जो है आपका क्या है, एक तरह से सेम है। सो अगर हम यहां पर डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, तो वी हैव टू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए इस तरह से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI, फादर मदर चाइल्ड, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो अगर ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग, आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, और ये डायरेक्शन दे रखी है अल्फा पार्टिकल की, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसमें बोला गया है कि ऑप्शन है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, इनटू द पेज, और डी है आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज यानी कि बाहर। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आउट ऑफ द पेज, यानी कि बाहर की तरफ होगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। तो ये आपके हो गए एमसीक्यू। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ to its initial value if other parameters of the electrical circuit remain unaltered. The amount of heat produced in the resistor will become a option A 4 times, B 2 times, C half and D 1/4. Actually इसमें बोला गया है if other parameter of the electrical circuit, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपकी बैटरी लगी हुई है, तो देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वोल्टेज जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 15 में V जो है वो कांस्टेंट है, और अगर V कांस्टेंट है देन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू V² बाय R इंटू T। ओके, सो R आपका क्या हो गया, हाफ, R आपका क्या हो गया, R/2, सो देन H विल बी इक्वल टू V² R/2 T विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स V² R T, सो H डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स। अगर यहां पे बोला जाता है कीपिंग द इलेक्ट्रिकल करंट कांस्टेंट, तब इसका आंसर अलग आता है और तब इसका आंसर हो जाता हाफ, क्योंकि तब हम यूज करते H इक्वल टू I² RT। ठीक है, अगर आपने इस फॉर्मूले से किया है तो ये गलत है, क्योंकि पैरामीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरामीटर अनचेंज्ड है, तो इसलिए V को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। T टाइम तो हम ले नहीं रहे, यहां पे दोनों में आएगा। ओके, now come to the question number 16. An alpha particle enters a uniform magnetic field as shown. The direction of force experienced by the alpha particle is, यानी कि आपको एक अल्फा पार्टिकल गिवन है। अब अल्फा पार्टिकल होता है क्या, अल्फा तो एक्चुअली में ये है हीलियम 2+ एटम, यानी कि जब आपके हीलियम एटम पे +2 का चार्ज आ जाता है तब ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है। अल्फा पार्टिकल का मास उतना ही होता है जितना हीलियम एटम का होगा, बट सिर्फ चार्ज का फर्क होगा। हीलियम जो है एज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा
जब हम एटम की बात करते हैं, बट जब वो अल्फा पार्टिकल बनता है तो उस पर +2 का चार्ज आ जाता है, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल देने का इनका रीजन था कि आपको पता लग जाए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दे रखी है आपको। यहां पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल, उसकी डायरेक्शन दे रखी है। ये है आपका डायग्राम, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हम यहां पर अब यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ दिस फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ये एक्चुअली में फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, थंब की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है, आउट ऑफ द पेज। तो राइट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजन। असर्शन आपको दे रखा है, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब भी उसको परपेंडिकुलर रखा जाता है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो असर्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है, ए इज ट्रू। एंड रीजन दे रखा है, द नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमने देखा कि नेट चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0, नो, ठीक है ना। तो आर जो है वो आपका फॉल्स है, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। एक डायग्राम आपको दे रखा है, आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा क्वेश्चन। इसमें आपको लाइट रेज दे रखी है, आई लेंस दे रखा है, आई बॉल और रेटिना दे रखा है, और पूछा गया है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन शोन। क्योंकि इसमें जो लाइट रेज है वो रेटिना से पहले जो है कन्वर्ज हो रही है, यानी वो पहले मिट जाती है, तो इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही। तो ये एक तरह का डिफेक्ट है। तो ये एक्चुअली में जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया के केस में ही ऐसा होता है कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट में आपका आ गया मायोपिया। लिट्स इट्स टू कॉजेज, इसके जो दो कॉज हमें बताने हैं। तो पहला कॉज होता है ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। जो आईबॉल होता है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये जो है सेकंड रीजन है इसका, ठीक है। तो दो रीजन याद रखना, ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आईबॉल एंड सेकंड इज ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। थर्ड है नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। यहां पे आपको डायग्राम नहीं पूछा गया बनाने के लिए, सीधा आपका डिफेक्ट पूछा गया है। तो यहां पर जो है आंसर है इसका कॉनकेव। कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो हमारी जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पे बन जाती है। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। नाउ इसका और पार्ट में आंसर दे रखा था, कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम अर्थ अपेयर ब्लू बट फ्रॉम स्पेस इट अपेयर्स ब्लैक। वाई? जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू होता है, बट जब हम इसी स्काई को स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लैक होता है। एक्चुअली में होता क्या है, देयर इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब लाइट सन से हमारी अर्थ में एंटर करती है तो इन छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है। क्योंकि व्हाइट लाइट आ रही है, सन से व्हाइट लाइट हमें मिलती है, और व्हाइट लाइट जो है वो एक तरह का स्पेक्ट्रम होता है कलर्स का,
जिसे हम विब्ग्योर बोलते हैं, तो वॉयलेट से लेकर एक्चुअली रेड तक ये जाता है, क्योंकि रेड अब जो स्केटरिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी स्केटरिंग उतनी कम होती है। तो रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, कि इसलिए वो सबसे कम लीस्ट स्कैटर्ड होगी। और जो ब्लू कलर है वो हमारा स्कैटर हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर डोमिनेट कर जाता है वॉयलेट और इंडिगो के कंपैरिजन में, इसलिए स्काई का जो कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। और वही जो ब्लू लाइट है हमारी आईज में एंटर करती है, तो ये सब फिनोमिना होता है। अब जब हम स्पेस की बात करते हो तो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई स्कैटरिंग भी नहीं है, कोई छोटे पार्टिकल्स भी नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्पेस से देखने पर हमें जो है वो पूरा ब्लैक दिखाई देता है। तो ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 में सेट ए जो है यानी सेट 1 डिस्कस कर रहा हूं। अगर किसी को सेट 2 और 3 में डाउट हो गए तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, उसका आंसर उसे मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। सबसे पहले तो आप ये पता लगा लो कि डाइवर्जिंग मिरर होता कौन सा है। दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में आपकी जो लाइट होती है वो इस तरह से कन्वर्ज होती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। बट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट जो है वो डाइवर्ज होती है इस तरह से। तो यहां पर जो है आपका जो डाइवर्जिंग लेंस है वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। अब डिफाइन करने के लिए बोला है प्रिंसिपल फोकस। सो अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूं फॉर कॉनकेव मिरर, focus is the point at which all the parallel rays to the principal axis after reflection meet a particular point, and this point is known as focus. एक ऐसा पॉइंट जिस पर रेज रियल में मिलती है वो हमारा जो है फोकस कहलाता है कॉनकेव के केस में। बट इसमें एक्चुअली में नहीं मिलती है, इसमें अपेयर होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी अपेयर। सो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द ऑल द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और अपेयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इस केस में अपेयर टू मीट आएगा, इसमें रियल में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ओके, तो आप ये लिख सकते हो, ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। तो एक अगर हम यहीं पे बनाना चाहें तो ये आपका पोल हो गया, और दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल हो गया। ये तीनों चीज आप इसमें दिखा सकते हो। नेक्स्ट इसमें इसके और पार्ट में जो है न्यूमेरिकल दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। जब हम लेंस की बात करते हैं तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा होता है एक तरह से कॉन्वेक्स। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस। So put the value of f and u, we get plus 15 equal to 1 by v minus 1 by minus 25. So इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 by 15 minus 1 by 25। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू 75
और यहां आ जाएगा आपका 5 माइनस 3, देन v इज इक्वल टू 2/75. सो v विल बी इक्वल टू 75/2 सेंटीमीटर. अगर आपने इतना भी करा है तो भी ठीक है, आगे करना चाहते हैं तो 37.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा. 37.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस. हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, हाइट निकालनी है तो h डैश जो होता है वो हमारा v/u इंटू एच. v यहां पर हमें दे रखा है 75/2, u जो है वो -25, h की वैल्यू है 10, कैंसिल तो ये आ गया आपका -3/2 इंटू 10, ये भी कट जाएगा 5, तो ये आ गई -15 सेंटीमीटर. तो हाइट जो है वो -15 सेंटीमीटर मिल जाएगी. तो ये इसका आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31. द पावर ऑफ लेंस इज +4d. इस क्वेश्चन में आपको पावर दे रखी है +4d. क्वेश्चन नंबर है 31 और जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं सेट ए यानी 1. सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस. इसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है. तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसके लिए होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस के लिए. तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस. लेंस की जो है इंफॉर्मेशन हमें मिल गई 1/f. देन f इज इक्वल टू 1/p, 1/4. और सेंटीमीटर में जब हम इसे करेंगे कन्वर्ट तो 100/4 विच इज फर्दर इक्वल टू +25 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ जो आई आपकी 25 सेंटीमीटर. इसके बाद इसमें पूछा गया an object is placed at a distance of 50 centimeter from the optical center of this lens. अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं. फोकल लेंथ कितनी है? 25. ऑब्जेक्ट कहां रखा है? -50 सेंटीमीटर. ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आपका यानी कि आप जिसे आप बोलते हो F1 और 2F1. तो ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे रखा है तो इमेज जो है वो आपकी 2F2 पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी. ठीक है. तो यहां पे बोला स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन. सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला गया, सीधा बोला गया स्टेट द नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस एंड ऑल्सो ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. तो नेचर, अगर हम नेचर देखेंगे इमेज का तो ये आएगा रियल एंड इन्वर्टेड. और मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी क्योंकि सेम साइज की इमेज बनेगी जो हमारे ऑब्जेक्ट है. जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज भी होगा इसमें. ठीक है. रे डायग्राम आपका बुक में आपको मिल जाएगा तो बना देना. दिस इज द केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. Why is an alternating current considered to be advantageous over direct current for long distance transmission of electric power? बोला गया है कि AC करंट जो है आपका वो डायरेक्ट करंट के ओवर प्रेफर किया जाता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. आपने देखा होगा कि जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी आती है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, तो वो बेसिकली एसी के थ्रू आती है, डीसी के थ्रू नहीं आती. ये इसलिए होता है क्योंकि एसी जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेटर रहता है. इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है. ठीक है. एनर्जी का लॉस कम होता है इसीलिए हम एसी का यूज करते हैं. तो सिंपल आपको एक लाइन में लिखना था, सिंस देयर इज नो एप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी therefore we use alternating current over direct current.
ठीक है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड है आपका, हाउ इज द टाइप ऑफ करंट यूज इन हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम वन गिवन बाय द बैटरी ऑफ ड्राई सेल। यानी आपके घर में जो करंट आता है और जो ड्राई सेल से आपको करंट मिलता है उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली आपके घर में जो करंट आपको मिलता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और अल्टरनेटिंग करंट की एक करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज करता रहता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह की इसकी साइकिल होती है। तो ये पॉजिटिव भी जाता है और नेगेटिव भी जाता है। बट जो डीसी जो हमें ड्राई सेल से मिल रहा है करंट, वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, या तो वो नेगेटिव होगा या तो फिर वो पॉजिटिव होगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। थर्ड है, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या यूज है। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली जो है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और सर्किट को बचाता है। किस तरह बचाता है, जब हम इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारा सर्किट है उसके साथ हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इसकी एक रेटिंग होती है, करंट रेटिंग। जैसे कि सपोज इसकी करंट रेटिंग है 5 एम्पियर और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो जब भी आपका करंट इससे ज्यादा जाता है तो क्या होता है, हीट बढ़ती है। करंट बढ़ने से क्या होगा, हीट बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है वायर का, क्योंकि जो हम वायर यूज कर रहे हैं यहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे ही करंट 4-5 एम्पियर से ज्यादा जाता है वो वायर मेल्ट हो जाती है, जो फ्यूज में लगी होती है, वो एक स्पेशल वायर होती है। तो जब वो मेल्ट हो जाती है तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है और कुछ अप्लायंस जो हमारे एक पर्टिकुलर 5 एम्पियर के लिए थे वो बच जाते हैं कि अगर करंट इससे ज्यादा जाएगा तो उससे वो प्रिवेंट कर लेगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज उससे प्रिवेंट कर लेगा। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो आपके बच जाते हैं डैमेज होने से। और ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके और पार्ट में दे रखा है, फॉर द करंट कैरिंग सोलिनॉइड एज शोन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ दीज पॉइंट्स A, B and C at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum। डायग्राम यहाँ पे हमें गिवन है। तो अगर हम सोलिनॉइड देखें तो सोलिनॉइड कुछ इस तरह का हमें बुक में मिलता है। तो ये आपका सोलिनॉइड का डायग्राम है। इसमें आपका करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का आता है। These are the magnetic field lines produced by the solenoid। क्वेश्चन में गिवन है कुछ चीजें, गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ 3 पॉइंट A, B and C एट विच पॉइंट फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम मिलेगी, और पॉइंट आपको दे रखा है, एक पॉइंट है आपका यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो आपके सेंटर पे मिलेगी, ठीक है। सोलिनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सेंटर पे मैक्सिमम होती है और जो मिनिमम है वो मिलेगी बी पर, आउटसाइड द सोलिनॉइड। तो मैक्सिमम होगी ए पर और मिनिमम होगी आपकी बी पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये आपका। हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करता है। तो बेसिक ओम्स लॉ ये V इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V बाय R। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ R। ड्रॉ ए लेवल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। तो एक आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर ये आपका रजिस्टर है R और दिस इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड हेयर एक आप एमीटर लगा सकते हैं A और इसके साथ में वोल्ट मीटर की लगाना चाहते तो लगा दो। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा I और इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल है वो V है और एमीटर जो है वो करंट को मेजर करेगा।
वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड है, व्हाई शुड एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि एमीटर जो है वो सर्किट में करंट को मेजर करता है, तो हम नहीं चाहते कि एमीटर का कुछ अपना रेजिस्टेंस हो, क्योंकि अगर एमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो सर्किट में करंट की वैल्यू है जो यहां पे आपको मिल रही है, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा। तो हम नहीं चाहते कि इसका कोई अफेक्ट इस सर्किट में आए। तो इसीलिए ये कैसा होता है, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। सारा का सारा रेजिस्टेंस किसका होना चाहिए? आर का। इसका कोई अपना रेजिस्टेंस रोल नहीं होता, बट लॉजिकली कुछ ना कुछ होता है, पर वो इतना लो होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, वो इतना मैटर नहीं करता। इसके बाद आपको ग्राफ दे रखा है, 2 VI graphs A and B for series and parallel combination of two resistors are as shown. Giving reason state which graph shows series and parallel combination of the resistor. यहाँ पे CBSE ने गेम खेल लिया। गेम की इस तरह से खेला है कि एक्चुअली में जो ग्राफ बहुत सारे बने हुए होते हैं उसमें V यहाँ होता है और I यहाँ पर होता है, और जब हम इस ग्राफ पर स्लोप निकालते हैं डेल्टा V डेल्टा I, तो ये जो स्लोप होता है यही हमें R की वैल्यू बताता है। बट यहां पर क्या है, यहां पर I V ग्राफ है, तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लोप के। ये किसके इक्वल होता है? स्लोप। सो अगर मैं यहां पर देखो, जो हमें ग्राफ दे रखा है, हमें ग्राफ IV दे रखा है, IV, और ये दो हमारे पास मटेरियल है B एंड A। अब यहां पे वोल्टेज, यहां पे करंट। हमसे पूछा गया कौन सा सीरीज के लिए, कौन सा पैरेलल के लिए। तो अगर जब भी हम किसी भी मटेरियल को, A और B हमारे पास मेटल्स है, उनको सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाता है, और जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाता है। तो अगर हम पता लगा ले किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका कम है, तो हम इजिली ये भी बता सकते हैं कि सीरीज में कौन सा और कौन सा पैरेलल में। तो अगर मैं एक सेम वैल्यू के लिए देखूं तो इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है, बट मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा कि अभी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप की। तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां पर R का जो रेजिस्टेंस है वो B से ज्यादा है, तो इसीलिए ये आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। A और B कॉम्बिनेशन दे रखे आपके, आपको पता लगाना है कि सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है। तो यहां पे A का रेजिस्टेंस ज्यादा है और B का कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो इसलिए आपका RA जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है और RB जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। नाउ केस बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सेट A में ये लास्ट ही दे रखा है 39 क्वेश्चन, और इसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स ही दे रखे हैं। इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ो। इसमें बेसिक नॉलेज आपको दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, ये सारा कुछ दे रखा है, कुछ आपका इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to vacuum is 2.42. Speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n 2.42, और स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है यानी c 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू सी बाय वी, तो ये हो जाएगा 3 into 10 raised to power 8 डिवाइड बाय 2.42। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 1.23 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास
comma water and carbon disulfide are 1.5, 1.33 and 1.62 respectively. If a ray of light is incident in these media at the same angle, then write the increasing order of the angle of refraction in these media. आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड 1.62. ओके, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में लूं, ये आर जी, आर डब्ल्यू, आर सी. सो इसमें पूछा गया है कि किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर बताने बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का. तो जो जितना ऑप्टिकली डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली उतना ही डेंसर होगा और उसमें बैंडिंग उतनी ज्यादा होगी. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें लाइट ज्यादा बैंड होगी, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा होगा इसमें. तो अगर हम ऑर्डर यहां पे बनाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो आर सी देन आर जी देन आर डब्ल्यू. ओके, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वाटर के केस में क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है. ओके, नाउ थर्ड पार्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 2 into 10 raised to power 8 meter per second and in water 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second. उसका भी ये पार्ट देखा, which one of the two is optically denser and why? कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है? तो अभी आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है और साथ के साथ स्पीड पे भी डिपेंड करती है. द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए गिवन मीडिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी. तो सबसे कम जो स्पीड है इसमें अगर हम देखें तो ग्लास में 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है. तो आपका जो ऑप्टिकली डेंसर जो मीडियम होगा वो ग्लास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास, और ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर. रीजन आपका पैराग्राफ में था मेंशन. और बी पार्ट है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन इट एंटर्स ए थिक ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर. व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ द रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास? नॉर्मली एंटर कर रही है तो क्या होगा? सीधी चली जाएगी रे. ठीक है, सीधी चली जाएगी यानी देयर इज नो डेविएशन ऑफ द लाइट रे. ठीक है, ये मैंने बताया भी कि जितनी भी लाइट रेज नॉर्मल के अलोंग जाती है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, डेविएट नहीं होती. जितना उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है दैट इज 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका 0 आ जाएगा. इसके और पार्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं. न्यूमेरिकल इस तरह से है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास. एब्सोल्यूट लिखा हुआ है तो वाटर का आपको दे रखा है 4/3 और ग्लास का आपको दे रखा है 3/2. If the speed of light in glass, speed of light in glass आपको दे रखी है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो आपको पता लगाना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होगी और वाटर में कितनी होगी. तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन C/VG. तो C आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गई, तो N इंटू VG. और N यहां पर किसका आएगा? क्योंकि हम ग्लास की बात कर रहे हैं तो ग्लास का यहां पर क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसल. तो आंसर आपका आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक्चुअली में यही जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम. सेकंड पार्ट में फॉर वाटर के लिए
वाटर के लिए हम निकाले तो हम यहाँ पर C बाय VG भी कर सकते हैं, तो सॉरी VW, सो VW इज इक्वल टू C बाय NW, क्योंकि C हम निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 4/3, दैट इज 9/4 इंटू 10⁸, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये है आपका सेट ए।